मेरा नाम प्रीति है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी यह कहानी 6 साल पुरानी है। मेरी शादी 19 साल की उम्र में हो गई थी। मेरे पति की मौत शादी के 3 साल बाद मैं विधवा हो गई थी। भरी जवानी में ही मैं विधवा हो गई। मैं अपने देवर रोहन के साथ घर में रहती थी। मैं जब भी रसोई में खाना बनाने के लिए छत पर जाती तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे रसोई की खिड़की से कोई देखता था। हमारा रसोई छत पर बना हुआ था, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम रसोई में ही गुजारती थी। घर में मैं और मेरा देवर रोहन अकेले ही रहते थे, लेकिन मैं अपने देवर रोहन पर कभी शक नहीं कर सकती थी। एक दिन मैं अचानक से अपने देवर रोहन के कमरे में चली गई। जब मैंने उसका लैपटॉप देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उसने तो एक दिन मैं अपने रसोई में खड़ी हुई खाना बना रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैं इस उलझन का काफी दिनों से शिकार हो रही थी। जैसे ही मैं खाना बनाने के लिए रसोई में जाती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी इंसान की अजीब सी नजरें मुझे देख रही है। मैं चारों तरफ नजर घुमा घुमा कर देखती थी, लेकिन मुझे किचन में कोई भी नजर नहीं आता था। यहाँ तक कि मैं अपनी पूरी छत पर नजर दौड़ा कर देखती थी, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। मेरा रसोई छत पर बना हुआ था और घर के बैक साइड की तरफ को एक बहुत बड़ी खिड़की भी खुल रही थी। उस खिड़की को मैं हमेशा बंद ही रखती थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ दीवारों पर किसी की आंखें गड़ी हुई है, जो कि मुझे देख रही है। मैं इस टाइप की औरत थी जिसे हमेशा टेंशन ज्यादा लगी रहती थी और बस हर टाइम में वहम का शिकार रहती थी। लेकिन मैं पूरे रसोई को अच्छी तरह से देख चुकी थी। मुझे कहीं पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं जैसे ही खाना बनाकर बाहर निकलती तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी दिमागी बीमारी का शिकार होती जा रही हूँ। उस दिन भी मैंने बहुत जल्दी से दोपहर का खाना बना लिया था और फटाफट मैं बर्तन धोकर रसोई से बाहर आ गई थी। कुछ दिन पहले से ही मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा था, जो कि मुझे शक में डाल रहा था। मुझे हर टाइम ऐसा लगता रहता था कि जैसे मैं किसी की नजरों में हूँ या मुझे कोई बड़ी गौर से देख रहा है, और इस डर की वजह से मैं इतनी ज्यादा परेशान रहती थी कि शायद मैं आप लोगों को इस बारे में नहीं बता सकती। मेरी शादी काफी कम उम्र में हो गई थी, इसीलिए मैं अभी तक जवान सी लगती थी। कोई बता ही नहीं सकता था कि मैं एक विधवा औरत हूँ, लेकिन मैं एक विधवा औरत थी, यह बात तो सबको पता थी। इस वजह से मैं किसी पर शक भी नहीं कर सकती थी, बल्कि मैं जिस परेशानी भरी जिंदगी से गुजर रही थी उसके हिसाब से तो कोई भी ऐसी हरकत मुझ जैसी औरत के साथ करने का कभी सोच भी नहीं सकता था। और मेरे घर पर हम सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, एक मैं और दूसरा मेरा 20 साल का देवर रोहन। मेरे देवर का नाम रोहन था। मेरे सासू माँ और ससुर जी तो इस दुनिया से जा चुके थे और मेरे पति के कोई भाई बहन भी नहीं थी। और मेरी शादी होने के 3 साल बाद मेरे पति की भी मौत हो गई। मैं अपने पति के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता सकी थी। वह बहुत जल्दी ही मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरे पति की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। मेरे ससुर जी के 3 मकान थे, जिनमें से एक तो उन्होंने अपने बड़े बेटे यानी मेरे पति के नाम कर दिया था और दूसरा मकान उन्होंने मेरे देवर रोहन के नाम पर कर दिया था। तीसरा मकान खाली पड़ा था। जिस मकान में हम रहते थे, मेरे पति वाले मकान में तो हमने किराएदार रख दिए थे, जिसका किराया हमारे पास आता था और उसी किराए के पैसों से हमारे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो रहा था।
क्योंकि वह 3 मंजिल का मकान था और हर फ्लोर पर 3-3 कमरे बने हुए थे। इसलिए लगभग 25,000 महीना किराया हमारे पास आ जाता था। मेरा देवर रोहन तो अभी स्टडी कर रहा था और उसने अलग से बच्चों को ट्यूशन देना भी शुरू कर दिया था। वह ठीक ठाक कमा लिया करता था। वह सुबह को घर से बाहर निकलता तो शाम को ही वापस आता था। सारा दिन घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता था। घर के सारे काम भी मैं ही किया करती थी। घर में कोई आता जाता भी नहीं था। उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो और मुझे हर टाइम डर लगता रहता था। मुझे लगता था जैसे मैं किसी की नजरों के जाल में फंस चुकी हूँ। कोई हर टाइम मुझे देखता रहता है और जब यह नजरें रसोई में मुझ पर उठती है तो मुझे एक अजीब सी उलझन में डाल देती है। मैं अपने इस दर्द को शब्दों में नहीं बयां कर सकती कि मैं उन दिनों की तकलीफ से गुजर रही थी, क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं होता था और यह एक ऐसी बात थी कि मैं इस बात के बारे में अपने देवर रोहन से भी कोई बात शेयर नहीं कर सकती थी। वह मेरे बारे में क्या सोचता है, ना जाने मेरी बात का किस तरह से सोच ले, क्योंकि मेरा देवर रोहन बहुत गुस्से स्वभाव वाला इंसान था। मेरे देवर रोहन का भी मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था और मैं भी इस दुनिया में अकेली थी। शाम के टाइम पर जब मेरा देवर रोहन कोचिंग पढ़ाकर घर वापस आया तो मैंने उसको गर्मागर्म खाना सर्व किया। उसके बाद मैं एक तरफ को कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा टेंशन में रहता था। तभी अचानक मेरे देवर रोहन ने कहा कि आप क्या सोच रही हो प्रीति भाभी। तभी उसकी आवाज पर मैं बुरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि मैं बहुत गहरी सोच में खोई हुई थी। मैंने बस ना में सिर हिला दिया। मैं रोहन को आखिर क्या बताती, जिस बात के बारे में मुझे खुद को भी अच्छे से नहीं पता था। फिलहाल मेरे देवर रोहन का व्यवहार मुझसे बड़ा अजीब सा रहता था। मैं हमेशा अपने देवर रोहन से बात करते हुए बहुत डरती थी। एक बार मैं रात के टाइम पर अपने देवर रोहन को चाय का गिलास देने के लिए उसके कमरे में चली गई तो वह अपने लैपटॉप में इतना ज्यादा बिजी था कि उसे मेरे कमरे में अंदर जाने का पता ही नहीं चला था। मैंने उसके बेड के साइड में रखे हुए स्टूल पर चाय का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं पीछे पलट कर देखती, मैंने अपने देवर रोहन के लैपटॉप पर जो नजारा देखा उसे देखकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। रोहन को भी पता चल गया था कि मैंने उसका लैपटॉप देख लिया है। तभी अचानक वह डर गया और उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और कहने लगा, यह क्या तरीका है आपका प्रीति भाभी? आपको यह नहीं पता कि किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाजे को नॉक करके आना चाहिए। मैं रोहन की बातें सुनकर घबरा गई थी। मैंने माना कि मेरी गलती थी, मुझे दरवाजा खटखटाकर करके ही अंदर जाना चाहिए। लेकिन रोहन मेरा देवर था और मेरे बेटे समान था, इसलिए मैं ऐसे ही उसके कमरे में चली आई थी। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि कमरे में आने के बाद मुझे यह सब कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई थी और कुर्सी पर बैठकर मैंने अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ लिया था। मेरे दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे थे जिन्होंने मेरे पूरे दिमाग को हिलाकर रख दिया था। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, वह मेरा देवर ही तो था और मेरे लिए मेरे बेटे के समान था। मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ना जाने मेरे दिमाग में क्या क्या बातें आ रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जो कुछ भी मेरे दिमाग में आ रहा था, इसे सोचना भी मेरे लिए पाप जैसा था। मैंने खुद को होश में लाने की कोशिश की और समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी बेटे समान देवर रोहन अपनी भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकता।
ज्यादातर लड़के अपनी जवानी की उम्र में इस तरह की गलत चीजें देखते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं जैसा मैं सोच रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाल लिया था। एक दिन मैं छत पर धुले हुए कपड़े फैला रही थी कि तभी अचानक हमारे घर के पीछे वाली छत पर मुझे ऐसा लगा कि किसी के कैमरे की लाइट मुझ पर पड़ी। मैंने बड़ी हैरानी से पलट कर देखा तो मुझे किसी की परछाई नजर आई थी, लेकिन परछाई से हम किसी के होने या ना होने का अंदाजा नहीं लगा सकते और ना ही पहचान कर सकते। मुझे ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई खड़ा था और मुझे देख रहा था। जैसे ही मेरी नजर पड़ी, ऐसा लगा कोई वहां से एकदम पीछे हट गया। मैंने बड़े ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां पर कोई नजर नहीं आया था कि कुछ देर पहले वहां पर कोई खड़ा मुझे ही देख रहा था। किसी ने शायद अपने फोन से मेरी फोटो लेने की कोशिश की थी। मेरा दिल बुरी तरह से डर रहा था। इस मोहल्ले में आए हुए अभी हमें सिर्फ 8 महीने ही गुजरे थे। मेरे पति का पहला वाला मकान बड़ा था, जो कि हमने किराएदारों को दे दिया। यह घर उस घर से छोटा था, इसलिए इस घर में 8 महीने पहले ही शिफ्ट हुए थे। 8 महीने पहले हम उस बड़े वाले घर में ही रहते थे और जब मैं इस घर में आई थी, परेशान होकर रह गई थी। मुझे हर टाइम ऐसा ही लगता रहता था कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए हैं। आसपास के लोगों में से भी अभी तक मैं किसी से भी नहीं मिल पाई थी। मुझे अकेला रहना ही ज्यादा पसंद था। मुझे लोगों से ज्यादा बातचीत करनी पसंद नहीं थी और मैं भीड़ भाड़ से भी डरती थी और मेरा नेचर भी अलग रहने का ही था। और मेरा देवर रोहन भी बहुत कठोर स्वभाव का था। इस घर में शिफ्ट होते ही मेरे देवर रोहन ने कह दिया था कि आपको पड़ोसियों से ज्यादा रिश्ते जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने घर से ही मतलब रखना। रोहन मेरे पति का छोटा भाई था। मेरी शादी बहुत कम उम्र में ही मेरे मम्मी पापा ने रोहन के बड़े भैया के साथ कर दी थी। मेरे पति की उम्र मुझसे लगभग 12 साल ज्यादा थी और मैं कम उम्र की थी। मैं गरीब घर की लड़की थी। मेरे मम्मी पापा के पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी वजह से उन्होंने मुझसे ज्यादा उम्र के लड़के के साथ मेरी शादी कर दी और मेरे पति विकास जल्दी ही मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए। मैं इतनी छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई थी। गॉड ने मुझे सुंदरता तो बहुत दी थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं लिखी थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां देखी हैं। हम देवर भाभी एक साथ कहीं भी जाते तो लोग हमें आपस में पति पत्नी समझते थे। लोगों को लगता था कि शायद मैं अपने देवर की पत्नी हूँ और यही वजह थी कि रोहन को हमेशा मुझसे चिढ़न रहती थी। वह मुझे अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाता था और ना ही घर से बाहर निकलने देता था। मुझे नए कपड़े और चूड़ियां पहनने से भी मना करता था। अगर मैं कभी नए कपड़े घर में पहन लिया करती थी तो वह मुझसे शिकायत करता था और कहता था कि बस आप कलर साड़ी मत पहना करो, आप मेरे बड़े भैया की विधवा हो, मुझे इसी रूप में अच्छी लगती हो, आपको ज्यादा सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका यह श्रृंगार देखने के लिए आपके पति जिंदा नहीं है, वह इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। जिसको दिखाने के लिए आपको श्रृंगार करना है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नए कपड़े और चूड़ियां पहनने की इसलिए मैं हमेशा नंगे हाथ नंगे कान और सिर्फ सफेद साड़ी में ही रहती थी। जब रोहन घर पर आता था तो मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखता था, जैसे कि वह मुझे उन नजरों से ही खा जाएगा। उसे हमेशा मुझ पर शक सा रहता था कि कहीं मैंने उसकी पीठ पीछे घर में किसी मर्द को तो नहीं बुलाया। घर के चारों तरफ बड़ी ध्यान से देखता था,
जैसे कुछ ढूंढ सा रहा हो। जब मैं अपने देवर रोहन से पूछती तो कहता कुछ नहीं, अपने काम से काम रखा करो। मैं नहीं जानती थी कि ना जाने मेरे देवर रोहन को क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन अब तो वही मेरा सहारा था। मेरा उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था और मैंने उसे हमेशा अपनी औलाद के जैसा समझा था। इसीलिए खामोशी से मैं उसका व्यवहार बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाती थी, क्योंकि रोहन के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई दूसरा सहारा नहीं था। अगर मैं इससे भी नाराज हो जाती तो मुझे कौन अपने घर में जगह देता। फिलहाल मैं अपनी ही परेशानी का शिकार थी और ऊपर से रोहन भी बड़े कड़क स्वभाव का था। अभी मैं अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई थी कि मेरी जान को एक नई आफत आ गई। घर के पीछे वाली छत से मुझे कोई देखता था और मेरी फोटो भी लेता था। कहीं यही तो वह इंसान नहीं था जो मुझे मेरे रसोई से ना जाने मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहा था। इन सब बातों ने मुझे फिर से हैरानी में डाल दिया था। मैंने फिर से खुद को झूठा दिलासा दिया, क्योंकि मैं रसोई का कोना कोना देख चुकी थी। कहीं पर कोई कैमरा लगा हुआ नहीं था, ना कोई ऐसा कुछ था जिससे कोई झांक सके। जो बड़ी सी खिड़की खुली हुई थी उसमें भी लॉक लगा रखा था, लेकिन इस तरह से किसी का छत पर देखना मुझे बड़ा गलत लगता था। एक दिन शाम के वक्त पर हमारे घर की बेल बजी। मैं उस टाइम छत पर अपने रसोई में खाना बना रही थी, क्योंकि रोहन के घर आने का समय हो रहा था। मुझे लगा शायद दरवाजे पर रोहन ही आया होगा, क्योंकि हमारे घर पर ज्यादा कोई आता जाता नहीं था। मैं दरवाजा खोलने चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो एक 28 साल का जवान लड़का मेरे सामने खड़ा हुआ था। वह लगभग हाइट हेल्थ में रोहन के जैसा ही था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसके हाथ में प्रसाद की थाली थी। कहने लगा कि मैं आपका पड़ोसी हूँ। हम लोग अभी कुछ ही समय पहले आपके पड़ोस में रहने के लिए शिफ्ट हुए हैं। हमारे घर पर आज पूजा थी, इसलिए मेरी मम्मी ने कहा कि पड़ोसियों में प्रसाद बांट आओ। मैंने उसके हाथ से प्रसाद की थाली ली तो वह लड़का घर के अंदर कदम बढ़ाने के लिए अंदर आने लगा। तभी मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई और मैंने रास्ता रोक लिया। मैंने कहा, बेटा तुम रुको, मैं थाली लेकर आती हूँ।